कितना। और इसके बाद में और यह जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली बताए, बौद्ध शिक्षा प्रणाली, बौद्ध शिक्षा प्रणाली, ये प्रणाली आपकी थी 500 से 12 सारे अवधिया था बताएंगे आपको। ये मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, मध्यकालीन मुस्लिम वीडियो नहीं बताता मुझे शिक्षा प्रणाली। ये मानी जाती है 1200 से 1700 तक, 1760 से 1700 तक। ये और याद रखिए 1200 में है मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होती है, और यहाँ 1700 जो है आपका औरंगजेब कौन है 1707 तक है, लेकिन इसका मोटा हिसाब है 1200 से 1700 ईस्वी तक। अब चूंकि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का क्या कैसे कार्य कर रहा है, तो आप जानते हैं कि हमारे देश पर जो है तमाम विदेशों ने आक्रमण किया। जैसे उत्तर भारत में सर्वप्रथम पर्सिया ने किया, किसने किया, पर्सिया ने किया। फिर जो उसके बाद वो जो लूटपाट किया, जो भी प्रभावित किया, उसके बाद आपको क्रमशः आक्रमण होते रहे। पर्सिया के बाद जो है आप यूनान का भी नाम सुने होंगे। यूनानी आक्रमण जो है 327 ईसा पूर्व में कौन, सिकंदर ने किया था, और वो तक्षशिला के राजा अम्बी की सहायता से धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता है। अपनी बात में पोरस का युद्ध हुआ है, समझ रहे हैं ना, पोरस का युद्ध जानना है ना, सिकंदर और पोरस के युद्ध में, सिकंदर और पोरस के युद्ध में क्या हुआ था, ऐसी किसकी विजय हुई थी, किसी की नहीं, ऐसी बात नहीं कि सिकंदर विजयी हो गया, सिकंदर विजयी हो गया। क्योंकि बहुत ये बड़ा ही जो है इंडिया के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि वो जो है पोरस एक इतना सम्मानित राजा था जो कि सिकंदर से झुका नहीं, लड़ता रहा, और अंततः जो है तो युद्ध जारी रहा, जिसमें सिकंदर की सेना की तरफ से कुछ सैनिकों ने बाण चलाया, जिसमें एक कहीं आंख वगैरह के सामने लग गई थी, जिससे वो जो है घायल हो गया, और जो है वो युद्ध जारी रहा। उसको बंदी बना लिया जाता है। किसको बंदी बना लिया गया है, पोरस को जब बंदी बना लिया गया तो उसके सामने क्या पूछा गया, सिकंदर ने क्या उससे पूछा, मार दिया छोड़ दिया जाए, अरे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तो पिक्चर की बात है, मैं भी जानता हूँ, आप सब लोग जानते हैं। वो बात ठीक है, वहाँ यही बात अप्लाइड होती है जो आपने सही कहा, क्योंकि भाई जब उसकी मुट्ठी में फतिंगा आ गया है, जब उसके अंडर कस्टडी में है, तो मार भी सकता है, वह मार भी सकता है। लेकिन यही बात है कि दिल दिमाग से लोगों का बराबर नहीं होता है। उन्होंने पूछा तेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, वही बात है कि मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उन्होंने कहा बड़े स्वाभिमान और गर्वित स्वर में, बिना डरते हुए निर्भीक ढंग से, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। इस पर वह बहुत ही खुश हुआ। कौन, सिकंदर को यह लगा कि ये आदमी बिल्कुल निर्भीक है और बिल्कुल निडर है, ये अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, चाहता तो मैं इसको मरवा सकता हूँ, मैं बंदी बना लिया हूँ, लेकिन यह स्वाभिमान ढंग से बोल रहा है कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ है व्यवहार करता है। इस पर वो इतना खुश होता है कि इतिहासकार लिखता है कि उसे जो है स्वतंत्र कर लेता है और उसके विजित्र राज को छोड़ देता है, उसको पुनः जो है राजशाही व्यवस्था में कहता है कि आप अपने राज्य का संचालन कीजिए। फिर वह जो है बैक हो जाता है। कौन, सिकंदर। तो इस प्रकार से वही हुआ। सबसे बड़ा खतरनाक है तो मैं अफगानियों को बताऊंगा। किसका बताऊंगा, अफगानी। ये अफगानी जो थे, जिसमें मोहम्मद गोरी का नाम आपको आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम भी जो आक्रमण किया, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया। यही मोहम्मद गोरी जो है थोड़ा सा यहाँ से मुस्लिम लीग की जो है यहाँ नींव पड़ रही है, मोहम्मद गोरी से। इसे मोहम्मद गोरी जब आक्रमण किया
1191 से। कब क्या था? 1191 1191। तराइन का प्रथम। तराइन के प्रथम। इसको हम तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से जानते हैं? तराइन के प्रथम। जब 1191 में ये अटैक कर दिया तो कहते हैं, इतिहासकार वर्णन करता है कि हमारे यहाँ जो है दिल्ली का तृतीय संचालन दिल्ली पर कर रहा था और वह एक कुशल और योग्य मतलब राजा हुआ करता था। बात यह है कि ये अटैक किया और हमारी सेना जो बड़ी सुसज्जित थी। हमारे यहाँ जो है घुड़सवारी की सेना, हाथियों की सेना और पैदल सेना, मतलब बहुत तरह से जो है रिजर्व रखी थी। युद्ध जारी हुआ जिसमें बताता है इतिहासकार कि किसी तरह से जान बचाकर भागा। कौन? मोहम्मद गौरी। अरे थोड़ा फीडबैक करो आप लोग। मोहम्मद अब बोलो ना यार, कैसे लग रहा है कि नहीं जान रहे? मोहम्मद गौरी किसने जान बचाकर भागी? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी चाहता तो उस समय मार भी सकता था, क्योंकि अब थोड़ा सा ये होता है ना कि जो होने वाला होता है उसको कोई रोकता नहीं है। अब देखिए बाद में होता क्या है, वह किसी तरह से अपना जान बचाकर भागा और वह तो उधर चला गया। इधर पृथ्वीराज चौहान फिर अपना जो है राजतंत्री व्यवस्था को संचालित करना शुरू किया। लेकिन कहा गया है कि वह चुप नहीं बैठा। कौन चुप नहीं बैठा? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी पुनः आक्रमण की नीति अपनाना शुरू किया, पुनः आक्रमण की तैयारी करना शुरू कर दिया। इधर इनको कुछ पता नहीं था कि क्या दोबारा जो अटैक करेगा। समझ रहे हैं? यही होता है कि बिल्कुल हमारे हिंदू राजा ऐसे ही मार खाए, ऐसे ही जो उनकी पराजित हुई कि वो जो उनके अंदर छल कपट उतना नहीं था, लेकिन वह जो है कपटी जो है तैयारी करना शुरू कर दिया। और फिर 1100 साल भर, यानी 1191 के बाद 1192 का जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध चला उसको हम तराइन के द्वितीय नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तराइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय नाम से जानते हैं। 1192 में वो अटैक कर दिया और उस समय जब अटैक किया था तो पूरा सुसज्जित अपने रिजर्व कर लिया था। यानी अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग, दाएं भाग, बाएं भाग और रिजर्व सेना को भी उन्होंने कर लिया था। किसने? गौरी। अरे यार मोहम्मद गौरी। अब वो तो पहले हार चुका है ना, अब वो एक तरह से अपनी जो है स्ट्रेटजी तैयार कर लिया, नेटवर्क बना लिया कैसे हम विजय पाएंगे। अगली बार मैं हार चुका हूँ, इनकी ये जो है सैनिक बड़ी कुशल है, फिर मैं हार हो जाए, इसलिए वो अपनी व्यवस्था बिल्कुल एकदम रिजर्व रखा, बहुत ही सुसज्जित कर लिया। समझे ना? उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत टॉप रहा। तो कुछ भाग ऐसे वो रिजर्व कर लिया था। इधर तो जानते हैं देसी राजा जो होते हैं उनके लिए पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं, जो पतरा खोलते हैं तो देखते हैं कि अरे फला मुहूर्त नजदीक आ गया है, इस मुहूर्त में यदि राजा आप लड़ाई करेंगे तो विजयश्री हाथ में। अब विजयश्री हाथ में आएगी, लड़ाई करने उधर चले गए, इधर कह देंगे अरे भाई वो देसी घी में शुद्ध पूड़ी निकाली जाए। इधर पूड़ी जो हलवा लोग खा रहे हैं और उधर राजा मारा जा रहा है। ये भी तो बड़ी हमारी एक, वो तो मंत्री सलाहकार होते थे, वो जो मना रहे हैं, इधर जो है नृत्य गानों से नचवा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, आज आराम से घी पूड़ी खा रहे हैं, तब तक पता चला कि विदेशी को दूसरा आक्रमण कर दिया। अब तो पूरा जो है यहाँ आयुष्मान तो गया काम से ना, अपने जनता प्रभावित हुई कि नहीं हुई? बोलो भाई। यही न है कि एक बार हिंदू राजा विजय प्राप्त कर लेता कहीं तो इतना खुशियां मनाने लगता है कि जितना वो विजय में युद्ध की तैयारी के लिए खर्चा किया उतना यहाँ खर्चा कर देता है। यही परिणाम होता है कि बाद में जो हम लोग हार जाते हैं। परिणाम ये होगा कि इधर जो तैयारी में नहीं था, उधर वो तैयारी पूरा करके आया। मैंने बताया कि वो पश्चिम भाग, अग्र भाग, मध्य भाग और लेफ्ट राइट रिजर्व सेना हर तरह से सुसज्जित कर लिया था। कौन कर लिया था? मोहम्मद गौरी। हाँ, मोहम्मद गौरी। अब फिर जो है अटैक कर दिया। जब अटैक कर देता है तो युद्ध फिर शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं जो है आमने सामने नोक-झोंक सामने शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और युद्ध बड़ा जबरदस्त होता है। युद्ध इतना जबरदस्त होता है कि लग रहा था कि हमारी सेना विजय प्राप्त कर लेगी, लेकिन सब याद रखिए यही होता है कि कुछ तो हमें अपने वालों ने लुटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे कश्ती हमारी वही डूबी जहाँ पानी था। हाँ, अपने वाले भी जो अपने को हरा देते हैं। अब सुनिए होता क्या है, क्योंकि मिल जाते हैं उनको जो है प्रोत्साहन दे देते हैं, घूस पैट लेते हैं, घूस खा जाते हैं
और पता चला, जैसे सुने होंगे उसका आपका कौन था ये बहुत सारे वगैरह घोसले वगैरह बहुत सारे इतिहास में ऐसे आएंगे, जैसे राजा जयचंद ने ऑफर किया था। यानी कहने का मतलब जयचंद उस समय इतिहास में एक देशद्रोही कहलाता था। देशद्रोही के नाम पर जयचंद का नाम बुलंद होता था कि वो एक देशद्रोही था। आज भाई देशद्रोहियों की संख्या कम नहीं है, समझ रहे हैं? आज हमारी सेनाओं में क्या हो रहा है, जैसे सुनते हैं आतंकवाद पैदा कर देते हैं, वो जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, सारी सेना तैयार रहती है, फिर भी जो ये घुसपैठ कर जाते हैं, फिर भी घुसपैठ कर जाते हैं, 1500 का आतंकवाद को जो है नरसंहार कर देते हैं, खून खराबा कर देते हैं। ये कैसे होता है? यही कैसे, सुने ना, कैसे होता है? यही अपने वाले लोग ही घुसपैठी करा देते हैं। अपने लोग जो है चौकसी नहीं करते हैं, अपने लोग नियम को ढीला कर देते हैं, अपने लोग कानून को बिगाड़ देते हैं। अपने ही लोग जो है अपने खोते को उजाड़ देते हैं। जैसे मैं एक और बता देता हूँ, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उंगली काफी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उंगली काफी है। हादसा को उल्लू तो इल्जाम गुलिस्ता क्या होगा, इल्जाम गुलिस्ता क्या होगा, समझ लीजिए कि ऐसे हैं। यह है हिंदुस्तान। तो आप समझ लीजिए कि दोबारा जब आक्रमण करता है 1192 में युद्ध बड़ा तेजी से हो जाता है। अब हमारी पृथ्वीराज सेना की सैनिक उखड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ते लड़ते उधर क्या है, यहाँ ये भी बात है कि गज सेना पर जो है गजाधिकारी गज उस पर सेना पर बैठ करके वो संचालन कर रहे हैं। और हाथी जब बैठ गया तो ये लोग समझ गया था विदेशी आक्रमण के, हाथी जो है ऐसा है कि हाथिया की आंख को मारो, हाथी को ऐसा भेजो कि हाथी भड़क जाएगा। तो जब हाथी भड़क जाएगा तो किसी को देखेंगे नहीं, ना अपने न दूसरे को, तो उसके किसी आँखी में, हाथी को आँख में लग जाती है। अब हाथी रौदना शुरू कर दिया। किसको रौदना शुरू कर दिया? सेना को। अरे अपने ही सेना को। अब उसको उधर से आगे से आ रहा है, आँख में लगा तो पीछे भागेगा ना, क्योंकि कोई भी जब आहत होगा। अब अपने ही को रौदना शुरू कर दिया। और वो सब जो है इनके अपेक्षा जो घुड़सवार सैनिक थे और कुशल सैनिक थे, दक्ष सैनिक थे, निपुण थे। दनादन जो है घोड़े पर नाचते हुए इधर उधर लेफ्ट राइट भागते हुए, घोड़ा तो भागता ही है, मारना शुरू कर दिया। हालांकि हमारे पास घुड़सवार थे, लेकिन हमारे यहाँ हाथियों ने ज्यादा गड़बड़ कर दिया, क्योंकि उनके पास वो हाथी का सैन्य टुकड़ी में बहुत कम वर्णन है। हालांकि नोनक बोली के 1192 के इतिहास का लिखता है कि हाथी का उसमें वर्णन नहीं दिखा है, घुड़सवार के ही थे रिजर्व शरीर। यहाँ तक 1200 घुड़सवार को रिजर्व भी रखा था। अब अपना एक तो हाथी ही जो है रोकना शुरू कर दिया। अब दूसरी बात कि रिजर्व सेना रखा था। रिजर्व सेना को कैसे रखा था सुन लीजिए। आप कहते हैं इसके लिए इतिहास माइंड होना चाहिए, माइंड होना चाहिए। आज युद्ध जो है बल से नहीं लड़ा जा रहा है, बुद्धि से लड़ा जा रहा है। कैसे लड़ा जा रहा है? बुद्धि से। आप देख रहे हैं जैसे यूक्रेन और वो कौन लड़ रहा है, रूस, और उधर कौन लड़ा था? इजराइल और गाजा पर सब बुद्धि का आक्रमण हो रहा है, ड्रोन से हो रहा है, मिसाइलें दागी जा रही है, हाइजैनिक दागी जा रही है। अब जो है ये हो रहा है कि कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो, युद्ध की बात चल रही है कि पहली स्थिति दोहरा दे। पहली स्थिति दोहराने का मतलब क्या? जो 1945 में, कितना 1945 में पंजाब के माने जाने 2 शहर थे, जिसमें अमेरिका ने पहला बार जो है 6 अगस्त 1945 को नागासाकी गिरा दिया। दूसरा 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पे गिराया। 9 को ही नागासाकी पे गिराया सर, 6 को ही। हाँ 9 बताता है, 6 को हिरोशिमा पे, 9 को नागासाकी। हाँ तो बताता है 9 अगस्त को नागासाकी गिरा दिया। दोनों शहर जो है पंजाब के माने जाने थे, पंजाब अरे जापान के, दोनों शहर जापान के माने जाने थे। और दोनों जो है इतना जो है बुरी तरह से नरसंहार हुआ है कि आज भी वहाँ लंगड़ा रोजे का प्रभाव पैदा होता है। समझ रहे? यानी परमाणु बम इतनी बड़ी हस्ती है। सुनो भाई, परमाणु बम इतनी हस्ती है, इतनी जो है कि ये दुनिया को जो है लपेट में ले सकती है। समझ रहे? वो परमाणु बम मतलब कि एटॉमिक डिस्ट्रक्टर का प्रयोग कर दिया था। आज भी दहशत है, आज भी तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, अगर कहीं जो है रूस ने ही परमाणु बम दाग दिया, ये नेतान्याहू ने परमाणु बम दाग दिया, तो शहर बर्बाद हो जाएंगे। प्रभाव ये होगा कि वर्षा के लक्षण में भी लंगड़े रोजे पैदा होंगे।
समझ रहे हैं? यह युद्ध है, यह युद्ध पहले जो है परमाणु बम नहीं था, बहुत ज़्यादा जो है बाद में जो मुगल काल ने बंदूकों का जो है, जैसे बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। बाबर ने तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया था? इब्राहिम लोदी का नाम सुने? 1526 का प्रथम युद्ध बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। हमारे पास तोपें नहीं थी, जिसका वजह से था कि इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में मारा गया। समझ रहे हैं? यही मुगल वंश की बाबर की बात बता रहा हूँ। आप आइए जिसको बाबर ने पहला जो है तोप का जो है प्रयोग किया था 1526 में, और जिसके तोप के सामने हमारे भारतीय सैनिक टिक नहीं पाए, उनके पैर उखड़ना शुरू कर दिए, जिसका परिणाम हुआ कि हम हार गए। समझ रहे हैं? अब मैं तराइन का युद्ध बता रहा हूँ। तराइन का 1192 ध्यान से सुनिए क्या होता है। मुगल काल कितने मुगल वंश जो है सक्रिय होते हैं। ये मुस्लिम लोग जो है रिजर्व से 1200 सैनिक रखा था। हाँ अब का मुस्लिम का हंस कर रहे मुस्लिम शासक किया है आपके यहाँ जो है। अब ये लोग 1200 रिजर्व सैनिक रखा था। जब देखा कि हमारे भारतीय सैनिकों का जो पैर उखड़ रहा है, आपकी तरफ तो हो रहे हैं, लोग घबरा कर भाग रहे हैं, उसी समय 1200 सैनिक बाधा ले जाए। अब 1200 सैनिक जो है चारों तरफ से आक्रमण कर दिए। अब ये रिजर्व सैनिक थे। कैसे सैनिक थे? आइए बंद कर दिएगा। रिजर्व सैनिक का मतलब सुरक्षित सैनिक कर दिए गए थे। ये लड़ नहीं रहे थे, यह पहले से ही ऐसे रिजर्व कर दिए गए थे कि जब भारतीय सैनिक जो है युद्ध में हारेंगे, उसी समय ये लोग जो है दनादन युद्ध करना शुरू कर देंगे। तो आप समझे कि हमारी शक्ति छीन हो रही थी, अब हम हार रहे हैं, और उधर फिर जो है रिजर्व सैनिक भी आ गए। परिणाम हुआ कि जो है युद्ध हमारे पक्ष में नहीं रहा, और ये जो है मोहम्मद गोरी जो है पूरी तरह से विजयी हो गया। और इतना नहीं, इतिहासकार लिखता है कि वह जो है, थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ, वह जो है इनको बंदी बना लिया। किसको बंदी बना लिया? पृथ्वीराज चौहान को। और ऐसे तो इतिहासकार लगता है कि युद्ध में ही मारे गए पृथ्वीराज चौहान। इतिहास वर्णन करता है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध में ही मार दिया गया, लेकिन कुछ इतिहासकार जो बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध में नहीं मारा गया, लेकिन ज्यादातर जो है इस पर विश्वास किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध के दौरान ही मारा गया। और दूसरी किंवदंती को भी हम आपको सुना सकते हैं, हालांकि इतिहास इसको बहुत ज्यादा प्रमाणित तो नहीं करता है। दूसरी किंवदंती यह है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? बंदी बना लिया पृथ्वीराज चौहान को। तरह तरह की ताड़ना देना शुरू कर देती है। उसमें क्या कर देता है, जैसे उनके उंगलियों में खपचारी डलवा देना, आंखों पर पट्टी बांध देना, और निकाल दिया। और अरे तरह तरह की, मैं जो साधारण बता रहा हूँ, आंख निकलवाना ये तो भाई बहुत गंभीर है, लेकिन हाँ बहुत वो आप अभी समझ लीजिए। आपके जब कस्टडी में वो चला ही गया तो आपकी मंशा कैसी है? आप उसको एक हाथ काट कर छोड़ रहे हैं, कि उसकी एक आंख फोड़ दे रहे हैं, कि दोनों आंख फोड़ दे रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं? अब तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो ये तो बात सही, बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था। तो मैं हल्का ही बता रहा हूँ कि आपको पट्टी बांध दिया, मान लीजिए नाखून में खपचारी डाल दिया, और सलाखों से लोग जो है दागते हैं, गर्म करके तेल और उसमें सलाख डाल करके जो है दागा जाता है। अब जैसे जैसे सिस्टम बढ़ा गया, अब तो लोग करंट का शार्ट करते हैं। मान लीजिए उसमें करंट उतना जो है कब से बिजली हुआ, कब से इसका प्रचलन हुआ, लेकिन यह आप सुन लीजिए कि उस समय यह कामनाएं दी जा रही थी। जिसको इनका एक मंत्री हुआ करता था, उस मंत्री का नाम जानते क्या था? सर चंद्रप्रदाई के। वेरी गुड, चंद्रप्रदाई। कौन था? चंद्रप्रदाई था। चंद्रप्रदाई इनके मंत्रिमंडल का प्रमुख था, समझ रहे हैं? और वो जो है उसको ही आपको धक्का लगता है, बंद कर दीजिएगा कि आज मैं सुख की जिंदगी भले जी रहा हूँ, लेकिन हमारा राजा जो है प्रताड़ित हो रहा है। राजा प्रताड़ित हो रहा है, पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। अब वह यह सोच करके क्या कहता है कि जैसे नहीं होता है कि दीपक के सामने खुद पर जो है कीट पतंग जाता है और मर जाता है। कहा भले मैं मर जाऊंगा, लेकिन आज मैं जाऊंगा। उसको आत्म धक्का लगता है और वहाँ से चल देता है। और राजतंत्री व्यवस्था किसके? मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी के दरबार में पहुंचता है, लोगों ने धरपकड़ जारी किया, पकड़ो पकड़ो, आ गया, मार डालो काट डालो। समझ रहे हैं? क्यों मार डालो काट डालो? बोलो ना मेरे भाई। क्योंकि पृथ्वीराज का, हाँ, कि मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। जवाब दे होगी।
पूछा गया कैसे आना हुआ, कहा कि बस मैं ये देखना है कि मेरा राजा है, मैं इसके सानिध्य में अपनी ज़िंदगी जी रहा था, आज आप बंदी बना लिए हो, तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोलो कि तो क्या तुम कहना चाहते हो? वो कह मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा यह राजा जो है शब्द वेदी पाठ का बहुत अच्छा संचालन करता है, और इससे कुछ सीख लो तुम लोग। ये राजा ही नहीं, बहुत बड़ा विद्वान भी है, और आप इससे कुछ सीख लो, नहीं तो मार कर क्या पाओगे? अभी शरीर से आत्मा निकल जाएगी, मर जाएंगे, हमारे राजा से तुम लोग सीखोगे क्या? तो कहा ठीक, शब्द वेदी वाणी का तुम्हारे राजा का प्रदर्शन देखना चाहेंगे, तो देख लीजिए। तो अब देखिए दूसरी धारा बताती है, तो एक मंच बनवाया इनके प्रदर्शन को देखने के लिए, शब्द वेदी वाण को। वो बताता है इतिहासकार कि सत्ता यानी यह प्रमाण बताता है 4 बांस 24 गज ऊपर 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर बैठो सुल्ताना मत चुके चौहान। यह फार्मूला प्रेजेंट ऑफ टाइम फार्मूला रच दिया कौन? चंद्रबदाई। चंद्र राय नहीं, चंद्रबदाई। याद रखिए, यही आप लोग क्या सुन रहे हैं, चंद्रबदाई ने। और वहाँ मोहम्मद गोरी उसका नज़ारा देखने के लिए मंच बनवाया था। तो वह फार्मूला साइड इन साइड में उसको संकेत दिया, जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। किसको? पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज चौहान को मैसेज मिल गया। वह फार्मूला बोला, क्योंकि हमेशा रहता था राजतंत्र व्यवस्था की गतिविधि को संचालित करता था, उसका परामर्शी था, इसलिए उसको जानकारी था कि हमारा राजा कब कैसे समझता है, किस मोड में समझता है। जब ये फार्मूला बोला कि 4 बांस की लंबाई जोड़ दी, लमसम एक बांस की लंबाई कितनी होती है देख ही रहे हैं, ऐसे 4 बांस 24 गज ऊपर 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, यानी 4 अंगुल या 4 अंगुल 8 अंगुल 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर बैठा सुल्ताना। उसके ऊपर जो है सुल्ताना का मंच लगा हुआ था। ता ऊपर बैठा सुल्ताना मत चुके चौहान। जब ऐसी बाणी बोला तो उस फार्मूला पूरा शत प्रतिशत समझ गया, अंडरस्टैंडिंग कर लिया। कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण, वहाँ कुछ आवाज कराई गई थी कि आवाज सुनकर उस पर मारना था। हाँ, जो भी आवाज थी उस आवाज से थोड़ा सा साइड होकर के समझ गया कि पृथ्वीराज चौहान को मंच लगाया है, और मारता है जैसे कहते हैं फॉल डाउन, गिर जाता, ऑन स्पॉट एक्सपायर हो जाता है। भाई वहां से गिरा कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। और तो धरपकड़ जारी होती है, चंद्रबदाई हालांकि पकड़ लिया जाता है, इसे लोग भी मार देते हैं। दूसरी धारा यह कहती है, समझ रहे हैं? चौहान को मार देते हैं सर वो। हाँ, तो तुम्हारी देंगे भाई, जब उनको भी मार देते हैं और खुद भी मर जाते हैं। अब तो उनके अंडर नहीं, तो अब उनका चंद्रबदाई मंत्री को मार दें, उनके राजा को मार दो, अब कहाँ छोड़ेंगे? जब वो खुद मर जाता है, तो जब वो सुनिए, जब वो खुद मर जाता है तो उनके वाले छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने बताया कि एक धारा वहाँ प्रमाणित करती है, दूसरी धारा यह प्रमाणित करती है। हालांकि जो है प्रमाणिक रूप से इतिहास में ही दिखाता है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध के दौरान ही मारा गया। अब सुन लीजिए, अब यही से मुगल काल या जो मुस्लिमों का यही से सूत्रपात शुरू होता है। स्टार्ट हो गया क्या कि वह जो है आप मोहम्मद गोरी अपने साथ एक कुशल सेना नायक लाया था। वह सेनापति था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिए, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को यह जो दिल्ली का शासक बना करके बैक हो जाता है। कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी वहाँ चला जाता है। अब यह जो है, अब यहाँ शिक्षाएं शुरू हो रही है, आपकी मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। यहाँ इसलिए इसको मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, ये अब शिक्षा कैसे प्रारंभ होती? क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजतंत्री व्यवस्था पर राजारोहण हुआ, राजासीन हुआ, अब क्या करता है? उन्होंने अपने धर्म, अपने इस्लामी मजहब के हिसाब से पहला काम 2 काम लिया, एक शिक्षा, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार। एक शिक्षा का मतलब का आधार लिया, दूसरा क्या लिया? इस्लाम धर्म का प्रचार। शिक्षा के जरिए वो मुस्लिम शिक्षा, इस्लामी शिक्षा लागू किया। क्यों? कि वह अपने संस्कृति, अपने तौर तरीके, अपने धर्म के अनुसार अपनी शिक्षा चलाना और अपना जो मजहब, अपना धर्म जो है हमारे भारतीयों को चलाना शुरू करता है। अब इस्लामी शिक्षा की शुरू होती है। पहला काम हम आपको बताएंगे
कि जो भी शिक्षाएं का सूत्रपात हो जाता है। इसके पहले हमने जो बताया था कि 2500 से 500 ईसा पूर्व की जो शिक्षा मैंने बताया था, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जो वेदों पर आधारित होती थी, जिसका अंतिम लक्ष्य होता था मोक्ष को प्राप्त करना, यानी धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, यानी वह ना ही जन्म को होगा ना ही मृत्यु को। दूसरा हमने बताया, देखिए इसमें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा हमने बौद्ध शिक्षा जो प्रणाली जो पढ़ाया था, इसका भी जो है बौद्ध शिक्षा संघों के नियमों के अनुसार जो जीवन का अंतिम लक्ष्य होता था वो भी निर्वाण को प्राप्त करना था। क्या था? निर्वाण को प्राप्त करना, यानी निर्वाण को प्राप्त करना। जीते जी तीसरी शिक्षा स्टार्ट हो रही है, मध्यकालीन शिक्षा। कौन हो रही है? मध्यकालीन शिक्षा। और मध्यकालीन शिक्षा सुनो, पहले ध्यान से सुन, नई बात को एक बार 50 कुछ बता देंगे। याद रखिए, क्योंकि शिक्षा संस्थान भी बताते जाएंगे। हमने शिक्षा संस्थान बताया था कि जो वैदिक काल में शिक्षा संस्थान होते थे गुरु आश्रम में प्राय होते थे। कहाँ होते थे? गुरु आश्रम। और बौद्ध काल की शिक्षा संस्थान मठ और विहार। अब यह शिक्षा संस्थान कहाँ होंगे? अब यह शिक्षा संस्थान मठ विहार में न होकर के अब हो जाएंगे मकतब और मदरसा। मकतब और मदरसा। ये मुस्लिम शिक्षण संस्थान है, समझ रहे? याद रखिए, जिस प्रकार प्राथमिक और उच्च शिक्षा होती थी, इसमें भी प्राथमिक और उच्च शिक्षा होती है। कभी नेट में ज्यादातर नहीं, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाओगे तो ये पूछता है कि मुस्लिम उच्च शिक्षा किसमें प्रोवाइड की जाती है, या मुस्लिम की उच्च शिक्षा किसमें दी जाती थी, तो याद रखिए मदरसे में दी जाती थी। इसमें उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा मकदम। यह पूछता है आपको पीरियड में कि प्राथमिक शिक्षा, कभी पूछे जाए कि इस्लाम शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी, तो उत्तर क्या देंगे? मकतब में। मतलब उच्च शिक्षा में क्या देंगे? मदरसा। हाँ, मकतब और मदरसा। अब सुनिए, हमने बताया सबसे बड़ा हिंदवी शिक्षा को कहीं बहुत बड़ा चोट या घात पहुंची है तो मुस्लिम शिक्षा से। अभी हम आपको बताएंगे कैसे पहुंची है। कि हमने बताया आपको, हम नहीं, हमारा इतिहास प्रमाणित करता है कि जब वैदिक कालीन शिक्षा चल रही थी तो यह शिक्षा बौद्ध कालीन शिक्षा में भी चल रही थी कि नहीं चल रही थी? मैंने बताया कि बुद्ध ने अपने नियमों और बौद्ध संघों के अनुसार किसी शिक्षा को बंद करना, किसी को जो है प्रतिस्पर्धा में रोक देना, यह बौद्ध संघ नियमों के खिलाफ था। बौद्ध संघों के बौद्ध संघ जो नियम बना था उसके यह खिलाफ था। इसलिए अपने धर्म संस्कृति आचरण के अनुसार उन्होंने इस शिक्षा को नहीं रोका। किसको? हिंदू शिक्षा को। क्या पढ़ रहे हैं? वही हिंदू शिक्षा, वैदिक शिक्षा को उन्होंने नहीं रोका। किसने? बुद्ध ने। हाँ, बुद्ध जी ने नहीं रोका। लेकिन जब यह आपका मुस्लिम काल शुरू होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या करता है कि पहला कार में उसके जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का भी सेनापति था। यह नहीं, यह मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार। तो अब चूंकि शासनिक व्यवस्था में यह है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही शासन काल में, मुस्लिम शासन काल में हमारे विश्व लेवल के, वर्ल्ड लेवल के, इंडिया लेवल के नहीं, विश्व स्तर के प्रमुख दो विश्वविद्यालयों को जला दिया। कौन कौन बताया मैंने? नालंदा। हाँ, याद रखिए, कभी मत भूलना, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आप बोलते हैं क्या? नहीं लगता है कि जैसे खरीदा गया है। आप रखिए, करीब दोनों को 12वीं शताब्दी की स्टार्ट के बाद 1203 1206 एक पहले नालंदा के साथ में चला, समझ रहे हैं? और इतना जबरदस्त, इतना ही नहीं किया है, वहाँ के शिक्षकों को भी मरवा डाला, वहाँ के शिक्षकों को भी मरवा डाला।
इतिहास का लिखता है ना, हमने देखा भाई जो इतना जलवा सकता है वो क्या नहीं कर सकता है। और पुस्तकालय में आग लगा दिया, पुस्तकालय भी इतिहास बड़ा कलकत्ता के 6-6 महीना तक जलती रह गई। इतना ज़्यादा किताबें थी, इतना वहाँ जो उच्च कोट के लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो बताओ नुकसान पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? बहुत पहुँचाया है। तो इसलिए अगर यह काम इस तरह से नुकसान चाहते बौद्ध मठ के बौद्ध संघ वाले, तो वो भी जो है वैदिक शिक्षा को बंद करवा सकते, उनकी प्राथमिक या शिक्षा को नहीं चलने देते, लेकिन उन्होंने इसको रोका नहीं। यह जो है इसको जलवा दिया। लेकिन याद रखिए कि वैदिक कालीन शिक्षा यही एक बहुत बड़ी हिंदी शिक्षा है कि चाहे वो वैदिक कालीन का पीरियड था तो अपने आप चल ही रहा है, और बौद्ध काल में इसको रोका नहीं गया, चल ही रही थी। ये जो है जब मुस्लिम काल शिक्षा आई यानी मध्यकाल शिक्षा आई, तो इसमें जो है कुछ प्रमुख विद्यालयों को जलवाना और अपनी शिक्षा को लोगों के अंदर ये मैसेज देना, उनको जो है शिक्षा ग्रहण करना है, शिक्षा से संबंधित, या जबरन इस्लाम धर्म को कबूल करवाना, ये भी इनका कार्य था। जबरन इस्लाम धर्म को